हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये सीन अभी भी उन लोगों के रिएक्शंस में क्लियरली दिख रहा होता है जो वहां मौजूद थे। उनमें से एक बंदा, जिसे हम AKA वो बंदा कह सकते हैं, बहुत सीरियस मोड में था और उसने ओपनली टीचर के लिए अपनी नफरत एक्सप्रेस की। उसके नज़दीक टीचर एक जिद्दी और पावर हंग्री इंसान है जो रूलिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बस इसलिए कि वो बिना किसी कंपटीशन के एब्सोल्यूट पावर हासिल कर सके। उसका मानना है कि टीचर डेवलपमेंट और रिफॉर्म के नाम पर करप्शन के सेक्ट्स को एलिमिनेट कर रहा है, लेकिन असल में ये अप्रोच इलॉजिकल भी है और काफ़ी क्रूअल भी। इसी वजह से वो ये अज्यूम करता है कि टीचर का एग्जिस्ट करना ही खतरा है और उसे डिस्ट्रॉय करना ही सोल्यूशन है। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी सेक्ट सामने आती है जिसमें एक औरत होती है। वो अचानक आइस रिलीज करती है जो इस बंदे के लिए फुल ऑन शॉक मोमेंट होता है। ये बंदा ऑलरेडी अपने ग्रुप को लेकर बहुत टेंस होता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई मिस्टीरियस इंसान पीछे से स्टैब न कर दे। इस औरत को भी जियो के मास्टर या ज़ेन रेसांग्रेन यानी उस पुराने मास्टर के बारे में नॉलेज होती है। यहाँ गुरु बसार के लिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है क्योंकि मास्क पहने हुए आदमी के साथ जो हुआ उसका मतलब ये था कि सान जेनर का एंड उस मास्क्ड मैन की वजह से हो चुका है। इसीलिए हैट वाला बंदा पूरी तरह मास्क वाले पर ट्रस्ट नहीं करता। हैट वाला बंदा जवाब देता है कि अभी उनका करंट फोकस सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। उसे ये भी पता चलता है कि टीचर अब अपनी सेल्फ एस्टीम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी पहले रुन-टुखान बसार के रीजन में 3 पुरानों के हाथों डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हैट वाला बंदा पूरी तरह श्योर होता है कि ग्रेट टीचर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। उसका अंदाजा होता है कि सदर्न साइड का जो अटैक होने वाला है वो बस एक बेट है ताकि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और असली टारगेट का हंट शुरू हो। और यहाँ एक और शॉकिंग चीज होती है, वही बंदा छुपा हुआ होता है और 3 मॉन्स्टर्स को मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हो चुका था। ये देखकर वो औरत भी स्टन्ड रह जाती है। इस पॉइंट पर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि प्लान सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स को फिनिश करना नहीं, बल्कि हर रेबल ग्रुप के मास्टर्स को भी एलिमिनेट करना है। अब ये औरत भी धीरे धीरे हैट वाले बंदे के प्लान पर बिलीव करना शुरू कर देती है। अब कट होता है टीचर के ग्रुप पर। ये लोग एक ऐसे शहर से गुजर रहे होते हैं जो पहले रूलिंग पावर का सेंटर था, लेकिन अब वो शहर न्यांका के कंट्रोल में जा चुका होता है। न्यांका ने मल्टीपल सिटीज टेक ओवर कर ली होती हैं और अब इनका जर्नी सिर्फ सदर्न डाइसिंग जियास की तरफ जा रहा होता है, जो कि एक आखिरी रायटिस जोन होता है। यहीं पर उन्हें रियलाइज होता है कि जो पहला थ्रेट उन्होंने इमेजिन किया था वो असल में सारीमू और नागा हैं जो चीमू का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सुनकर चीमू थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही होती है। इसीलिए वो परमिशन मांगता है कि उसे अलाउ किया जाए कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वापस रिटर्न कर सके। सीन यहीं पर और भी इंटेंस होने वाला होता है, लेकिन एंड में वो अग्री कर जाते हैं और चीमू को फिर भी इनवाइट करते हैं कि वो उनके साथ चले। रीजन सिंपल होता है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। शॉर्ट में सीन शिफ्ट होता है रात का। वानशियांग क्वाइटली चीमू से बात करता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये जो देंगशिया का इशू है, क्या तुम लोग वाकई सिक तेतियामू के रिप्रेजेंटेटिव्स हो? क्या ये बात सच है? वानशियांग कहता है कि आज का जो मूव था न्यांका के साथ ओपनली इन्वॉल्व होना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे जानबूझकर कंफ्यूजन और केओस में घुसना। इससे सिर्फ ये होगा कि बाकी सेक्ट्स उन्हें और ज्यादा हेट करेंगे और एंड में जो एनिमी बनेगा वो होगा अंडरवर्ल्ड। जो लोग खुद को होली रिलीजन के लिए लड़ने वाला कहते हैं वही इन्हें इविल रिलीजन का लेबल दे देते हैं। इस पर जिन्मू कामली जवाब देता है कि उनका सेक्ट बहुत पहले से ही दूसरे सेक्ट्स का टारगेट रहा है। लोग उन्हें सिर्फ हेट ही नहीं करते बल्कि ओपनली करप्ट और इविल भी कहते आए हैं, इसलिए शुरू से ही उनका रास्ता बाकी सेक्ट से अलग रहा है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि न्यांका के साथ चलना कोई सडन डिसीजन नहीं है, ये वही पाथ है जो पेट्रियार्क थाइमो ने सपोर्ट किया था। पेट्रियार्क थाइमो ने उन दोनों को ताइसुई में ट्रेन किया था, जो कि न्यांका की एकेडमी है, और जो अब हो रहा है वो असल में न्यांका की तरफ से सर्वेलेंस है, एक तरह का टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या ये लोग अभी भी थियामो के प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं या नहीं। अगर ये लाइन से बाहर गए तो न्यांका उनके ऊपर स्वॉर्ड लटका देगा। वानशियांग क्लियरली कहता है कि ये तलवार ग्रेट टीचर के सर पर लटकी हुई है। अगर टीचर ने लाइन क्रॉस की तो ये तलवार सीधा गिर के उसे किल करेगी। लेकिन सी वानशियांग अभी भी चीमू पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो अपनी बात थोड़ी मॉडिफाई करके ऐड करता है कि ये तलवार सिर्फ टीचर के लिए नहीं बल्कि चीमू के लिए भी है। मतलब अगर चीमू उनकी नज़रों से बाहर गया या गलत रास्ते पर चला तो ये स्वॉर्ड डायरेक्ट चीमू के सर पर गिरेगी।
इस पर चीमू हंस देता है चिल मोड में और उनकी बात एक्सेप्ट कर लेता है। यहीं पर वानशियांग ये अज्यूम करता है कि शायद ये फैमिली ट्रेडिशन बन चुकी है टियामू के लीडर्स को ज़रूरत पर रिमूव करना। जैसे पहले नैनक सिंह ने टियामू के लीडर को डिपोज किया था, बिल्कुल वैसे ही अगर चीमू गलत निकला तो वानशियांग खुद चीमू को डिप्राइव करेगा। और फिर नेक्स्ट शॉट सीन में सब लोग शॉक में आ जाते हैं जब न्यांका के ट्रूप्स फुल सीरियसनेस के साथ उनका पीछा करते हुए नजर आते हैं। हाथों में फ्लैग्स, प्रॉपर फॉर्मेशन, नो जोक्स। ये सिग्नल क्लियर होता है, गेम अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ये सारी मूव्स असल में शिक्ते तियामो के लीडर यानी चीमू की तरफ से आ रही होती हैं। चीमू ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि उन्हें न्यांका को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट शो करनी है। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। जब ये लोग शिक्ते तियामो के टेम्पररी बेस पर पहुंचते हैं तो चीमू एक प्राइवेट डिस्कशन कॉल करता है। इस मीटिंग में सिर्फ चीमू, तियामो के रिप्रेजेंटेटिव्स और ग्रेट टीचर को बोलने और सुनने की इजाजत होती है। बाकी सब लोग कंप्लीटली बैंड होते हैं। और ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं होती, वहां एक ऐसी एनर्जी फील्ड होती है जो किसी और को पास तक आने ही नहीं देती। शॉर्ट में डिस्कशन खत्म होती है और सब लोग सेटिये तियामो से निकल जाते हैं और जैसे ही मीटिंग एंड होती है सेटिये तियामो टेलीपोर्ट होके गायब हो जाता है। नो ट्रेस, नो डिले। उसके बाद केकाई सारन न्यांका के मेंबर्स सीधा दांगसिया की लोकेशन की तरफ मूव करते हैं। जब वो दांगसिया पहुंचते हैं तो सीन देख के सब शॉक में आ जाते हैं। हर तरफ फ्लैग्स ही फ्लैग्स। ये फ्लैग्स इस बात का सिग्नल होते हैं कि यहाँ पहले ही कोऑपरेशन अलायंसेस बन चुकी हैं। ये देखकर गुरु बेसार को रियलाइज होता है कि उसने पास्ट में एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने जानबूझकर कुछ सेक्ट मेंबर्स को जिंदा छोड़ दिया था, सोच के कि शायद वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अब वही सेक्ट्स ओपनली सामने आ चुकी होती हैं और दांगसिया को छोड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। इस पॉइंट पर गुरु बेसार फुल्ली डिटरमिन्ड हो जाता है। उसका डिसीजन फाइनल होता है। अब कोई लीव नहीं करेगा, सबको अबैंडन करना होगा। उसके नजदीक यही सिर्फ एक तरीका है ताकि न्यांका के अगेंस्ट कोई नई रेवोल्यूशन दोबारा ना उठे। गुरु बेसार को पता होता है कि इस डिसीजन का मतलब ब्लडशेड और मैसिव कैजुअलिटीज हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन से हिलता नहीं। उसका माइंडसेट क्लियर होता है, रेवोल्यूशन को हर हाल में क्रश करना है। गुरु बेसार अदीपा टिवे को ऑर्डर देता है कि अपनी आर्मी को दांगसिया के अंदर डिप्लॉय करे। उसके बाद वो चीमू और टेस्वे को भी दांगसिया के अंदर इनवाइट करता है। अंदर जाते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं। वहां पहले से ही बैंडेड एल्डर्स गार्ड कर रहे होते हैं। सबके पास वो वेपन्स होते हैं जो उन्हें हेविली रेम से इनहेरिट हुए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है लॉन्ग जनान से, जो अब उनका डायरेक्ट कमांडर बन चुका होता है। लॉन्ग जनान स्ट्रेट ऑर्डर देता है कि गुरु बेसार को एक पहाड़ पर चढ़ना होगा। ये पहाड़ कोई नॉर्मल जगह नहीं होती, ये एक फाइटिंग अरीना होती है जहां रूल्स सिंपल होता है, या तो जीत या फिर जिंदा वापस मत आओ। यहीं डिसाइड होना होता है कि केकाई सारन न्यांका और रफियंस के बीच असली विनर कौन होगा। शॉर्ट में जब सब लोग पहाड़ पर पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है उस आदमी से जो हैट पहने होता है। हैट वाला बंदा गुरु बेसार को देखकर सोचता है कि अगर गुरु बेसार ने एक भी गलत मूव किया तो ये फाइट सिर्फ पावर का नहीं, एग्जिस्टेंस का फैसला बन जाएगी। जूम। ये लोग फुल एरोगेंट मोड में आते हैं, बिल्कुल फियरलेस, और डुएल के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। आते ही वो अपनी पावर फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। 3 पुराने एल्डर्स की बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ कर देते हैं। और यहाँ फनी बात ये होती है कि टीचर उन 3 एल्डर्स को सिर्फ एक स्माइल देता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है जैसे वो ऑलरेडी इम्पेशेंट हो चुका हो फाइट के लिए। लेकिन फिर सीन और हैवी हो जाता है। बाकी लोग भी अपनी ऑरा रिलीज कर देते हैं और उस मोमेंट पर सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद ज्यादातर एल्डर्स डिवाइन रैम के रन अप स्टेज पर होते हैं, यानी ग्रेट मास्टर के करीब। हाँ, टेक्निकली ग्रेट मास्टर अभी भी उन सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो डिवाइन रैम के टॉप पर खड़ा होता है, ऑलमोस्ट किंगडम ऑफ गॉड के हाफ स्टेप पर। फिर भी हैट वाला बंदा मास्टर से अभी तक नफरत करता रहता है। फाइट शुरू होने से पहले थोड़ी सी वर्बल बाजी होती है। यहाँ रिवील होता है कि रॉबर्ट्स के मास्टर्स को ट्रेन करने वाला बंदा डोई चुआन था, एक स्कॉलर, एक डॉक्टर, जो कभी खुद भी एक ग्रेट फिगर हुआ करता था। गुरु बेसार ने एक वक्त डोई चुआन को न्यांका ज्वाइन करने का ऑफर दिया था हाई स्टेटस के साथ, लेकिन डोई चुआन ने सीधा रिफ्यूज कर दिया। यहीं से डोई चुआन अपनी नफरत एक्सप्रेस करता है, सिर्फ गुरु बेसार के लिए नहीं बल्कि ताइसुई सिस्टम के लिए भी। उसका कहना होता है कि उन लोगों ने हर रीजन में डॉक्टर स्प्रेड कर दिए, जिससे मेडिकल साइंस तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ज्यादा एवरेज डॉक्टर्स पैदा हो गए। डोई चुआन के नजदीक गुरु बेसार का अप्रोच गलत था, क्योंकि हर बंदा डिवाइन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। इसलिए डोई चुआन मानता है कि उनका रास्ता बिल्कुल अलग है, और गुरु बेसार भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वो दोनों डिफरेंट पाथ्स पर चल रहे हैं।
फिर गुरु बेसार मालिया शान का जिक्र करता है, जो पहले हेवनली मिनिस्टर हुआ करता था। गुरु बेसार ओपनली कहता है कि उसने मालिया शान को अडॉप्ट किया था, लेकिन अब जब मालिया शान रॉबर्ट्स के साइड चला गया है तो गुरु बेसार सिर्फ डिसअपॉइंटेड ही नहीं बल्कि उसे खुद रोकने का डिसीजन भी ले चुका है। लेकिन मालिया शान को जीरो फर्क पड़ता है, उसके पास अपनी सेक्ट, अपनी आइडेंटिटी है और उसके लिए भी गुरु बेसार अब अपोजिट साइड पर है। उसके बाद सीन पीक पर चला जाता है जब 3 मेन एल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, वही 3 जिनसे टीचर पहले फाइट में इंजर्ड हो चुका होता है। जैसे ही वो 3 अपनी पावर रिलीज करते हैं, एक डोमिनेटिंग प्रेशर पूरी फील्ड में फैल जाता है। तब सबको रियलाइज होता है कि ये 3 सिर्फ स्ट्रांग नहीं, ये 3 डिवाइन वेल्म के टॉप पर हैं, बिल्कुल ग्रेट मास्टर के बराबर लेवल पर। और सबसे ब्रूटल पार्ट ये होता है कि ये फाइट 1 वर्सेस 3 है, प्रॉपर क्रॉयोक। इसीलिए पहले भी टीचर उनसे हार चुका था। 3 इक्वल लेवल के मॉन्स्टर्स, एक बंदा, नो मर्सी। यहीं पर चीमू कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सीन बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बहुत बुद्धा इंसान सैक्रिफाइस बन गया हो, जो बाहर से वीक लगता हो, जिसका बॉडी भी प्रॉपर ना हो, ना हाथ ना पैर, लेकिन फिर भी उसे फाइट के बीच में फेंक दिया गया हो। मतलब क्लियर है, ये डुएल सिर्फ अनफेयर नहीं, प्योर सिस्टम का एक क्रूअल एग्जाम्पल है। जैसे ही उसने अपनी पावर एक्टिवेट की, पूरी जगह पर गॉड लेवल डोमिनेटिंग प्रेशर फैल जाता है। तब सब पूछते हैं कि सीमू ने जिसका जिक्र किया था वो कौन था। सीमू कामली जवाब देता है, वो मेरे दादा AKA पैकेडिस थे। ये सुनते ही टीचर हंस देता है, क्योंकि उसे फिर से ये सुनने को मिलता है कि सीमू के गांव से एक और ग्रेट निकला। फिर अचानक ग्रेट टीचर 3 एल्डर्स को एक ही मूव में स्लैप कर देता है। ये देखकर मॉन्स्टर्स के साइड वाली ग्रैंड मदर फिगर गुस्से से फट पड़ती है, क्योंकि टीचर उनके सामने बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहा होता है। और आयरनी ये होती है कि थोड़ी देर पहले गुरु बसर ऑलमोस्ट इन 3 एल्डर्स के हाथों मारा जा चुका था। अब वो रिग्रेट करती है कि काश उस वक्त ही गुरु बसर को फिनिश कर दिया होता। गुरु बसर फिर 3 एल्डर्स से सवाल करता है, तुम तीनों इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी फाइट में क्यों आए? तुम लोग तो आराम से अपनी बाकी जिंदगी एंजॉय कर सकते थे। 3 एल्डर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका असली रीजन ये है कि टीचर का न्यांका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो फ्यूचर में वो इतना पावरफुल हो सकता है कि न्यांका का रिप्लेसमेंट बन जाए। इसीलिए उन्हें आज ही उसका एंड करना था। फिर टीचर लाउडली पूछता है, यहाँ मौजूद रेबल्स में से और कौन है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखता है? इस पर सारे रेबल्स ओपनली एडमिट कर लेते हैं कि वो ग्रेट गुरु के दुश्मन बनना चाहते हैं। ये सुनकर एक बंदा जो खुद को बहुत राइटियस समझता था, गुरु बसर के सामने झुक जाता है और कहता है, देखो अब पूरी दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करती। गुरु बसर कामली रिप्लाई करता है, ये कहना बहुत एग्जैजरेशन है। ये पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ वो लोग हैं जो केओस के बीच से आए हैं और जो खुद दुनिया में केओस फैला रहे हैं। अगर ये लोग बिजी हो जाएं तो पीस खुद दुनिया को कवर कर लेगा। इसी वक्त रफियंस एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं ताकि गुरु बसर, सीमू और एम्पायर के किंग्स एस्केप ना कर सके। यहाँ गुरु बसर को रियलाइज होता है कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वही खुद हैं। वो पूछता है, क्या ये वर्ल्ड रूल्स के अगेंस्ट नहीं? यहाँ ड्यूल होना चाहिए था, फुल स्केल फाइट नहीं। उस पर सामने से जवाब आता है, अब सिर्फ एक ही रूल फॉलो होता है, गुरु बसर का एंड। सिचुएशन और भी वर्स होती जा रही होती है। गुरु बसर क्वाइटली सीमू को एक सीक्रेट सिग्नल देता है और सीमू बिना डिले के अपने ट्यामोन से टेलीपोर्टेशन रिलीज कर देता है। ये सब गुरु बसर की एंटिसिपेशन और प्लानिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा होता है कि ये मोमेंट आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली यहीं पर एपिसोड एंड होता है और बाकी की स्टोरी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। और हाँ, जैसे हमेशा याद दिलाता है कि ये स्टोरी प्योर फिक्शन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।